नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए कार्यक्रम के साथ और इस कार्यक्रम का नाम है चुनावी दंगल। अब प्रश्न यह उठता है कि चुनावी दंगल क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है 18वीं लोकसभा के लिए। 4 जून को इसका परिणाम आना है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। इन सब बीच में हमने ये देखा कि आप में से बहुत सारे साथियों का ये हमारे पास सुझाव आ रहा था, आपकी जिज्ञासाएं आ रही थी कि चुनाव से संबंधित मुद्दों पर पूरा एक सीरीज लेकर के आइए और इस सीरीज में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाए। जैसे कि इसके द्वारा हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में चुनाव की शुरुआत कैसे हुई, भारत में चुनाव कौन संस्था कराती है, किसी उम्मीदवार का यदि जमानत जब्त हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार कैसे लड़ते हैं चुनाव। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि दल बदल कानून को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है। यानी कि विभिन्न लेक्चर के माध्यम से हम एक एक मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। तो अगले 1-1.5 महीने आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए और चुनाव से संबंधित जितना भी मुद्दा हो सकता है, आपकी अवधारणाओं को दुरुस्त करने के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही जरूरी हो जाएगा। अब देखिए, इस बार के लिए कहा जा रहा है, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस बार के लिए कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए निर्णायक चुनाव हो सकता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभिन्न रैलियों में कहा जा रहा है। यही बात विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। यही बात जो है मीडिया में चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ इसी तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह बात समझना होगा कि हमारा देश भारत, प्यारा भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव। तो प्रश्न यह उठता है कि विविधताओं से भरे इस देश में, इस महान भारत में चुनाव कैसे संपन्न होता है, कौन चुनाव कराता है ताकि लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो सके। हम यह भी समझेंगे कि इसको लेकर के संविधान में क्या बातें कही गई है। अब देखिए, यह जो पूरा सीरीज होने वाला है, यह सीरीज ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के आम नागरिक के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। तो चलिए, आज इस पहले एपिसोड में हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि इस देश में यदि जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव कौन कराता है। चाहे यहां पर यह भी समझने की बात होगी कि अभी लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी होते हैं। तो ये जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया की जाती है, यह किसके द्वारा की जाती है, चुनाव कौन कराता है। एक संस्था है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह जिम्मेदारी है कि वह चुनाव को संपन्न कराए। अब इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी और यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का तात्पर्य है कि इस संस्था के पास जो शक्ति होगा, यह संस्था जो कार्य करेगी, उसका वर्णन संविधान में किया गया है। उसके लिए संविधान में कुछ अनुच्छेद निर्णायक रूप से दिए गए हैं। उन अनुच्छेदों पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक यह बताता है कि इस देश में चुनाव कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या है, कार्य क्या होने वाला है, किस तरह से कौन कौन लोग इस पद पर होंगे। ये सारी बातें 324 से 329 तक कहा गया है। अब इसमें एक बात समझिए कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं। जैसे कि यहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे होंगे। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, राजीव कुमार, ये राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। इसके अलावा मैंने कहा यहां पर आपसे कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 2 निर्वाचन आयुक्त जो इस बार आपको यहां पर तस्वीर में दिख रहा है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनकी नियुक्ति की गई थी। क्योंकि इससे पूर्व जो यहां पर निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, एक तो बहुत पहले ही पद से विमुक्त हो गए थे और दूसरे ने चुनाव से ठीक पहले किसी वजह से निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो 2 पद रिक्त हो गया था। अब यह प्रश्न उस वक्त उभर कर सामने आया कि ये 2 पद रिक्त है तो और चुनाव सामने है, तो इतने बड़े देश में चुनाव होगा कैसे। फिर इनकी नियुक्ति की गई
इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, इन सब चीजों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर मैंने कहा कि राजीव कुमार एक हो गए। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त की जब बात करेंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, और इसके अलावा एक और तस्वीर आपको यहां पर दिख रहा है, इनका नाम है सुखबीर संधू। ये दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी कि ये 3 व्यक्ति जिम्मेदार हैं जो कि चुनाव कराएंगे और इस संस्था के साथ जुड़ करके, चुनाव आयोग के साथ जुड़ करके। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो चुनाव आयोग है इसका प्रमुख कौन होता है। तो इसका प्रमुख जो होगा, जो भी व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वही इसके प्रमुख होते हैं। उसके अधिकार जो हैं वह बाकी ये दोनों जो हैं इनके समान ही बराबर होता है। समझ लीजिए यहां पर ये निश्चित तौर पर प्रमुख ये होंगे, लेकिन जब अधिकार की बात की जाएगी तो तीनों के अधिकार बराबर होंगे। और यहां पर यदि किसी भी तरह का फैसला लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए चुनाव में प्रचार हो रहा है, प्रचार के दौरान यदि देखा गया कि किसी भी नेता के द्वारा हिंसा भड़काने जैसी बातें की गई, घृणा भड़काने जैसी की बातें की गई, उनको नोटिस थमाना है, उस पर कुछ कार्रवाई करनी है, तो जो भी यहां पर निर्णय लिया जाएगा वह बहुमत या सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि एक बात तो यहां से क्लियर हो गया कि यह जो पूरा निर्णय होगा वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगा। ठीक है, अब 3 लोग हैं, हो सकता है कि किसी बात पर 2 लोग सहमत हो जाएं और 1 लोग असहमत हो तो वोटिंग हो जाएगा, या फिर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि यह जो है लोकतांत्रिक पद्धति से ही यह काम किया जाएगा। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि यह जो चुनाव आयोग है उसकी शक्तियां क्या है और वह कार्य कैसे करता है। देखिए यहां पर समझेंगे कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का जो भूभाग का निर्धारण किया जाएगा वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि लोकसभा में 543 सीटें होता है, तो निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका कहीं ना कहीं निर्धारण तो किया गया है, परिसीमन किया गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आपने देखा होगा परिसीमन को लेकर के बातें की गई। ये सब काम जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। इसके अलावा निर्वाचक नामावली तैयार कराने की भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के समक्ष होती है, और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत कराना। जैसे कि भारत में जो 18+ हो जाते हैं, जो 18 साल का व्यक्ति हो गया वह वयस्क नागरिक हो गया, और जैसे ही वह वयस्क नागरिक हुआ तो वह मतदाता भी हो जाता है, यानी कि वह योग्य हो गया। ठीक है, और ऐसे योग्य मतदाताओं को रजिस्टर कराना होता है, ध्यान रखना होता है कि ताकि इनका नाम छूट ना जाए और ये जो है इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सहभागिता देने से ना बच सके, इनका वोट हो सके। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारण करना भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था लोकसभा चुनाव से पूर्व, और ये तीनों आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, कितने चरण में चुनाव होगा। जैसा इन्होंने बताया कि देखिए 7 चरण में चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती जो होगी वह 4 जून को किया जाएगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसका जो डेट है, समय सारणी है, ये सब कुछ यही तय करते हैं। नामांकन पत्रों का परीक्षण भी यही करते हैं, यानी कि नॉमिनेशन अगर किया गया राजनेताओं के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा, तो फिर उसका परीक्षण करते हैं कि जितनी भी जानकारी दिया गया है वह सभी जानकारी सही है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का भी काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शिवसेना गुट में लेकर के तनाव हो गया था, गुट शिवसेना पार्टी जो है 2 गुट में बंट गई। ठीक है, तो वहां पर यह तय करना कि कौन वैध है, किसको क्या चुनाव चिन्ह देना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, और किस दल को मान्यता देना है या मान्यता रद्द कर देना है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है इनके जिम्मे में होता है। निर्वाचन चिन्ह भी आवंटित इन्हीं के द्वारा किया जाता है। विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करने का भी काम इन्हीं के द्वारा होता है, और अंत में यह भी काम कि आचार संहिता निर्मित करने का काम, यानी कि MCC मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू कराने की बात की जाती है, वह जो निर्मित किया जाता है, उसमें जो प्रावधान जोड़े जाते हैं, यह सब चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अब क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित बातें की गई है। तो हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 324 कहता है चुनावों को कराने, नियंत्रित करने, दिशा निर्देश देने और देखरेख करने, ये सब जो जिम्मेदारी तय की जाएगी इसके किसके द्वारा? ये आयोग। और किस आयोग? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा।
तो ये बातें जो है 324 में कहा गया है। इसके अलावा 325 कहता है धर्म, जाति, लिंग, ये 3 आधार हैं। तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल ना करने और इनके आधार पर वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी कि आप विभेद नहीं कर सकते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कि वोटर आईडी से इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दें, ठीक है, और इनको वोट ना देने दें। इस तरह की जो बातें हैं उसको रोकने का काम जो है अनुच्छेद 325 करता है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है, देखिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। मैंने आपसे कहा था कि 18 ईयर्स होने चाहिए। जैसे ही वयस्क हो जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति 16 साल का है, कोई आप में से मेरा लेक्चर अभी देख रहे हैं और आप 16 साल के हैं, स्वीट 16 में हैं, और आप चाहें कि मेरे अंदर बहुत उत्साह भी आ रहा है, इस बार मैं भी वोट डालूं, तो क्या आप वोट डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। अभी आप वयस्क नहीं हुए हैं, तो 16 के हैं तो 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप वोट डाल सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर वयस्क मताधिकार की बात की गई है। यह इसीलिए कहा गया है कि यह तय किया गया, एक तरह से माना गया कि 18 का जब व्यक्ति हो जाएगा उसमें यह सूझबूझ आ जाता है कि उसके द्वारा किस तरह के प्रतिनिधित्व का चयन किया जाना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर वयस्क मताधिकार के आधार की बात किया गया है, और ये दोनों जगह, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा के चुनावों में भी। अनुच्छेद 327 में कहा गया है चुनाव से जुड़े प्रावधानों को लेकर संसद को कानून बनाने की यह शक्ति दिया गया है। और अनुच्छेद 328 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति। यानी कि ये दो जो आपके लिए अनुच्छेद है, तो 327 जो है वह संसद के लिए दिया गया है, ठीक है, और यहां पर 328 जो है राज्य के विधानमंडल के लिए दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 329 जो है चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश की बात की गई है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए। यहां कहा गया है अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश, यानी कि कहीं कुछ हद तक सीमित करने की बात की गई है। क्योंकि यदि इस तरह की चीजें जो है अदालत में ही चलता रह जाएगा तो चुनाव आयोग संभव है पूरी स्वतंत्रता के साथ काम ही नहीं कर पाएगी। तो ये है कि यदि कोई मसला आता है तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस दे देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी के जो अभी उम्मीदवार हैं इस बार के लोकसभा के सूरत से, वे अभी पहले ही उन्हें विजय घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब इसको लेकर के कुछ लोग जो है पीआईएल दायर करने चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और कहा गया है कि नोटा का विकल्प था, तो अगर उम्मीदवार उनके विपक्ष में नहीं भी खड़ा है तब भी नोटा के आधार पर तो वोटिंग होना था, और ये नहीं हुआ है। तो अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आप अपना जवाब दीजिए। अब इलेक्शन कमीशन जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी उसके आधार पर भी निर्णय होगा। यानी कि कुछ हद तक जो है सीमित करने की कोशिश यहां पर किया गया। अदालत भी कोशिश करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह मशविरा ले लें। तो ये यहां पर अनुच्छेद 329 के तहत ये बातें कही गई है कि चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने की व्यवस्था है यहां पर। चलिए अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया जरा समझ लेते हैं। जैसे ही मैंने यहां कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया, इसका तात्पर्य यह है कि अभी कोई नई प्रक्रिया चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि इसके नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब जैसे यहां पर समझ लीजिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए देश में पहले कोई कानून दरअसल था ही नहीं। फिर यह काम कैसे होता था, तो संविधान का अनुच्छेद 324(2) इसको लेकर के व्यवस्था करता है, और क्या कहता है समझिए। जब तक संसद चुनाव आयुक्तों के चयन के मानदंड और सेवा और कार्यकाल की शर्तों को तय करने वाला कानून नहीं बना लेता है, यानी कि यहां पर जिम्मेदारी संसद की है कि वह कानून बनाए। और कानून किससे संबंधित, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, चयन किया जाएगा तो कुछ तो मानदंड होगा, सेवा शर्त क्या होगा, कार्यकाल कैसा होगा, इस सब के लिए संसद को एक कानून बनाना है, ठीक है। लेकिन संसद ने जब तक कानून नहीं बनाया है तब तक के लिए क्या बात होगा, तो तब तक के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। अब राष्ट्रपति महोदय कैसे नियुक्ति करेंगे, इसका भी प्रावधान दे दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह दी जाएगी, किनको,
यहां पर प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करेंगे। ध्यान देना है, यह सब तब कहा गया है अनुच्छेद 324(2) के तहत, जब तक संसद इस मसले से संबंधित कानून ना बना ले। ठीक है, तो यह मामला आपको समझ में आ गया। अब समझिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णायक निर्णय आया था और वह 2 मार्च 2023 को आया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी थी इसको लेकर के, और संविधान पीठ जब बैठती है, इसका कहने का तात्पर्य है कि वो संवैधानिक मुद्दों को लेकर के चर्चा करती है, उस पर सुनवाई करने जा रही होती है, तो इसे संविधान पीठ कहा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए, और इसके लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक केंद्र सरकार इसको लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो नियुक्ति होगा वह एक चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। अब यहां पर समझिए कि इस चयन समिति को लेकर के कुछ खास बातें कही गई और यहीं पर आकर के पूरा विवाद टिक गया था। इस चयन समिति में मेंबर कौन होंगे यह खास है। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि सीजेआई होंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए सीजेआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, तो वो होते। ठीक है, अब लेकिन यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती है तब तक के लिए आप ये कर लीजिए कि एक चयन समिति के द्वारा नियुक्ति वगैरह का काम कीजिए, और उस चयन समिति में 3 आदमी को रख लीजिए आप, एक भारत के प्रधानमंत्री को रख लीजिए, एक विपक्ष के नेता को रख लीजिए लोकसभा के, और तीसरा जो है सीजेआई खुद रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 3 अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, तो पारदर्शिता इसमें बना रहेगा, इसकी बात की गई थी। लेकिन क्या यह मसला हो पाता है, क्या चयन समिति ऐसा ही रह पाता है, यह देखने की बात है। देखिए, होता क्या है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के संसद का कानून अभी तक जो मैंने बताया था, मैंने 324(2) के विषय में आपसे कहा, ये जो अनुच्छेद 324(2) को लेकर के कहा, तब भी मैंने कहा था कि यह कहा गया कि संसद जब तक कानून नहीं बना लेती है तब तक ये प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि संसद जब तक कानून नहीं बना लेती है तब तक 3 लोगों की चयन समिति होगी। लेकिन क्या हो जब सुप्रीम कोर्ट कानून बना ले, अब यहां पर यही बात देखिए, संसद द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून का निर्माण किया गया। 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस नए कानून को मंजूरी दे दी और पहली बार भारत में यह स्थिति हो पाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के कोई कानून मौजूद था। अब इसमें समझिए, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा। देखिए, बहुत दिलचस्प बात है, जब कानून नहीं था 324(2) की बात हुई तब भी समिति की बात की गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तब भी कहा गया कि समिति के द्वारा काम कर लीजिए। ठीक है, और इसके बावजूद जब कानून बनता है तब भी यही कहा गया कि समिति के द्वारा ही इसका चयन होगा। लेकिन एक पेंच फंसा हुआ है मेंबर को लेकर के, समिति में समय दर समय देखा गया कि मेंबर चेंज हो रहे हैं। खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे और सीजेआई रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये 3 बातें थी। लेकिन जब यहां कानून बना और कानून में भी कहा गया कि समिति के द्वारा ही चयन होगा, तो यहां पर कुछ फेरबदल हो गया। इस समिति में प्रधानमंत्री तो हैं, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वह भी हैं, लेकिन सीजेआई नहीं है यहां पर। तो इसमें यही तो कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे ताकि पारदर्शिता बना रहे, और इसमें क्या कर दिया गया, जब कानून बना तो इस चयन समिति से सीजेआई का नाम हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा। अब यहीं पर विवाद भी शुरू हुआ था कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तो ये मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर से बाहर तो जाएंगे नहीं, उसी पार्टी के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो यहां पर यदि मान लीजिए किसी नाम पर तकरार हो जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बहुमत के आधार पर फैसला होगा। 3 लोग हैं तो 2 लोग जिस तरफ चले जाएंगे, जिस नाम पर वोटिंग कर देंगे वही व्यक्ति बन जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, जिसका भी उस वक्त चयन होना है। अब समझिए यहां पर तो एक ही व्यक्ति तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, यह दोनों तो लगभग एक ही जैसे हो गए, प्रधानमंत्री भी और उनके द्वारा ही नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर है।
तो ये दोनों तो कभी अलग जाएंगे नहीं एक दूसरे से। यही मुद्दा यहाँ पर पेच फंसा। यही कहा गया कि अच्छा होता कि यहाँ पर CJI ही होते, ताकि 3 अलग अलग तरह के लोग होते, 3 अलग अलग पद पे बैठे लोग होते, तो यहाँ पर पारदर्शिता बनने की संभावना अधिक बनी रहती। हालांकि फिलहाल इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है चयन इनका हो रहा है। अच्छा, अब इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? किनका कार्यकाल? तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी बातें कही जा रही है। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक होगा। यानी कि इसमें भी है कि दोनों में से जो भी पहले हो। इसको जरा एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर जो भी व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाने हैं, उनकी उम्र जो है फिलहाल 62 साल की है। ठीक है, और 62 साल की है, अभी ये CEC बन चुके हैं। यहां पर कहा गया कि कितने दिन तक रहेंगे, तो 6 वर्ष तक रहेंगे। तो आप कहेंगे यहां 6 वर्ष तक क्या ये पद पर बने रहेंगे? तो इनका उम्र जो है वह 68 साल का हो जाएगा। तो जवाब है कि नहीं, ये तब तक ही रहेंगे जब तक 65 साल के ना हो जाए। तो 62 और ये जो 6 वर्ष होना था, अब ये 3 वर्ष ही रह पाएंगे इस पद पर, यानी कि उसके बाद ये 65 वर्ष तक हो गए। तो जो भी पहले हो जाए, यानी कि या तो 65 साल की आयु इनकी समाप्ति हो जाए या 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। यह भी तो संभव है कि कोई व्यक्ति 55 साल के हैं और उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो इनके पास रिटायरमेंट का भी एज है, 10 साल बचा हुआ है, और यहां से 6 साल इस पद पर रहेंगे, तो यह 61 वर्ष तक ही इस पद पर रह पाएंगे। इसके बाद यहां से ये विदा ले लेंगे, बाकी काम करेंगे। तो कहने का मतलब दोनों बात आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कहा गया है, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, यह बातें इसमें कही गई है। चुनाव आयुक्तों को पद से हटाना, यह भी तो संभावना है कि जिस व्यक्ति को आप पद पर बिठा रहे हैं, उस व्यक्ति को पद से हटाया भी जा सकता है। संभव है वो किसी कदाचार में लिप्त हो। तो इन सब बातों को लेकर के पद से हटाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत क्या है कि चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से उनके पद से हटाया जाता है, ठीक उसी व्यवस्था के आधार पर यह काम किया जाएगा। हाँ, लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए, ये जो है अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए लागू नहीं होता है। ये किनके लिए होगा? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे तब उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये मसला यहां पर इनके पद से हटाने से लेकर के है। देखिए, इस लेक्चर में हमने पूरी तरह से जो इस टॉपिक पर बात किया है वह यह है कि देश में चुनाव कौन कराता है, और जवाब यही था कि चुनाव आयोग के द्वारा यह कार्य किया जाता है, उसे ही संविधान ने यह शक्ति दी है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूं। आपके लिए प्रश्न यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत का चुनाव आयोग अभी बहुत मजबूत है? क्योंकि चयन समिति को लेकर के जो मैंने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि उसमें CJI भी होना चाहिए, लेकिन कानून के माध्यम से उसे हटा करके एक कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया गया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह कानून सही आया था? इसके अलावा आप यह भी बताइए कि ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे चुनाव आयोग धनबल से निपट पाएगी। इसके अलावा एक और चीज, यदि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें 4M की चर्चा की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि यही जो वो हैं जो चुनौती है हमारे सामने 4M। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4M क्या होता है, किस चीज को लेकर के ये 4M की चर्चा चुनाव आयोग ने किया था, और यदि आपको लगता है कि समस्याएं हैं तो समाधान क्या आप देना चाहेंगे। सोचिए, यदि आप ही को ही समाधान देने की बात कह दी जाए, शक्ति दे दिया जाए, तो आप क्या क्या समाधान देने की बातें करेंगे, आप क्या ऐसे सुझाव देंगे कि सुधार हो सके। तो आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी बातें आप कहना चाहते हैं, आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में चुनावी दंगल के इस कार्यक्रम में किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।